जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान का एक नया मॉक टेस्ट। दोस्तों हर एक थर्सडे को हमारा मॉक टेस्ट आया करेगा पॉलिटी का, जिसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों का अभ्यास क्या करेंगे। तो अब से ये टाइम टेबल बना के रखिएगा कि हर संडे को पॉलिटी का टेस्ट मैं कराया करूँगा। फ्राइडे को इकोनॉमी का टेस्ट आया करेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा करेंगे इकोनॉमी। और सैटरडे को कंप्यूटर के मैं प्रश्न करवाया करूँगा आपको, और हर संडे को स्पोर्ट्स सेक्शन आपका आया करेगा। तो उसी क्रम में आज थर्सडे है, थर्सडे में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के प्रश्नों का अभ्यास। तो बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहा गया संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो दोस्तों हमें बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946। और दोस्तों ये जो प्रथम बैठक हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये भारतीय संविधान में जो पहली बैठक की गई उसके अध्यक्ष थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किस शहर में हुई? नई दिल्ली में हुई थी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई हैं, तो टोटल 11 सत्र हुए थे, 11 सत्र हुए हैं। ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। और प्रथम बैठक कब हुई? तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि भारतीय संविधान की अगर मैं बात करता हूँ कि भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में किसने लिखा था, तो हिंदी भाषा में भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति थे बसंत कृष्ण वैद्य। ये जरूर याद रखना, हिंदी भाषा में संविधान को किसने लिखा? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों हमें बताना है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आपका जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार है इनका प्रावधान किया गया है, ये जरूर याद रखिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की रूपरेखा है वो अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट्स जो है उससे प्रेरित है। तो क्वेश्चन बने कभी एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया, तो आप बताइएगा अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और भाग 3 को क्या बोलते हैं? भाग 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखना, भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है? तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखे गए हैं। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था, तो आपका जवाब होगा 64 लाख रुपए खर्च हुए थे भारतीय संविधान को बनाने में, 64 लाख। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सही जवाब, अगला प्रश्न क्या क्या कहता है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था ना, ये एक मौलिक अधिकार था, और ये कौन से अनुच्छेद में था? तो वो था अनुच्छेद 31 में। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दिया गया था। तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और ये मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा ये कराया गया था। तो ये भी आप याद रखना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था 1978 में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई, तो आप बताइएगा साउथ अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रणाली ली गई है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान दिवस कब होता है भारत में? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो भी संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई? आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटेन के संविधान से आपसे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आप याद रखना एकल नागरिकता ली गई है,
एकल नागरिकता का विचार हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके साथ साथ आप याद रखना रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि के शासन की अवधारणा भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और हमने क्या लिया है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हमने द्विसदनीय विधायिका का जो विचार है, भारतीय संसद के 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो द्विसदनीय विधायिका वो भी हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन के संविधान से ली है। साथ साथ हमने रिट जो हमारे संविधान में दायर होती है रिट, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप रिट दायर करते हो, रिट का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा में स्पीकर होता है ना, तो स्पीकर पद का जो सृजन है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, रिट, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका, स्पीकर का पद, तो ये सब लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो संसदीय प्रणाली जवाब होगा ब्रिटेन से ली गई है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया, तो कनाडा से हमने लिया संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, तो ये कनाडा से ली है, ये भी आप याद रखना। और राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, ठीक है, राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये प्रावधान भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। साथ साथ कनाडा के संविधान से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछता है, अवशिष्ट सूची का विचार लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से अवशिष्ट सूची का विचार लिया गया है, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, हमसे पूछा गया था संसदीय प्रणाली, हमने लिए ब्रिटेन से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख लीजिए, वो है आपका आयरलैंड। तो संविधान में जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिए, सही जवाब होगा आपका आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो DPSP है वो कौन से आर्टिकल में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो सरकारें हैं ना, वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए काम करेगी। और ये किस भाग में है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समाहित है। तो DPSP हमने कहाँ से लिए, आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से हमने DPSP लिए। अच्छा, आयरलैंड तो लिखा हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अडॉप्ट किए गए हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, तो आप बताएंगे संविधान संशोधन की प्रणाली जो ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हमसे प्रश्न में पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व, जवाब होगा आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। तो दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ और उसी में ये शब्द जोड़े गए, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 1976 में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो ये जरूर याद रखना, 42वें संविधान संशोधन ये हुआ था। क्लियर दोस्तों, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा गया है, लघु संविधान भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, वो कहाँ पर देखे जाते हैं, तो जवाब होगा प्रस्तावना में देखे जाते हैं। क्लियर, प्रस्तावना में। और मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया, तो जवाब होगा अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने अमेरिकी संविधान से लिया और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो प्रश्न में पूछा गया था संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे, जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। दोस्तों अनुच्छेद 360 की अगर मैं बात करूं तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, वित्तीय आपातकाल। दोस्तों क्या है कि जब भारत या भारत के किसी हिस्से में वित्तीय साख खतरे में हो या राष्ट्रपति को ये लगे कि उस क्षेत्र की जो वित्तीय स्थिरता है वो अब खत्म होने वाली है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल लागू करेगा। और गनीमत यह है कि भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। अगर वित्तीय आपातकाल लागू हुआ तो भारत में मंदी आ सकती है। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। खैर ऐसी स्थिति कभी ना हो, लेकिन क्वेश्चन पे लौटता हूँ। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं, वित्तीय आपातकाल जो भारतीय संविधान में लिया गया उसके दो सोर्स है। एक तो 1935 का अधिनियम, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उससे भी इसमें प्रावधान है। साथ साथ बीमर के संविधान से भी ये प्रावधान लिया गया है।
बीमर का संविधान। अब आप कहोगे सर बीमर का संविधान क्या है? देखो, जर्मनी के संविधान को बीमर का संविधान कहा जाता है। तो जर्मनी के संविधान से वित्तीय आपातकाल का कॉन्सेप्ट लिया गया है, जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। तो आप याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप बताइएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का क्या है? गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 80 देखो, आप ऐसे याद रखना, सरल सरल शब्द से याद रखो, 79, 80, 81। सरल से है संसद, संसद का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 79 है। रे से है राज्यसभा, आर्टिकल 80, और ले से लोकसभा, आर्टिकल 81। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है, या मैं कहूँ कि राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अनुच्छेद 80 याद रखिएगा, तो वो राज्यसभा के गठन के बारे में बात करता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो पहली राज्यसभा गठित हुई थी वो कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को पहली राज्यसभा गठित की गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सुकुमार सेन। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। प्रथम स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, लेकिन हमसे पूछा गया था प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 10, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों, ग्राम पंचायतों के गठन की मैं बात करूं तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? आपका आंसर क्या होगा? तो सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949। अच्छा, किस शहर में अंगीकृत हुआ था ये? तो नई दिल्ली में। तो ये भी आप याद रखना, नई दिल्ली में हुआ था। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान को अपने हाथों से किसने सजाया था, मतलब संविधान के पन्नों पर जो चित्रकारी की गई है वो किसने की थी, तो आप याद रखना दोस्तों, संविधान के पन्नों पर जो चित्रकारी की गई वो की थी नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस के द्वारा संविधान के पन्नों पर चित्रकारी की गई है। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और हिंदी भाषा में किसने लिखा था संविधान? बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। क्लियर, याद रखिएगा। तो संविधान दिवस कब होता है भारत में? हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस भी होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो ये संविधान का अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1). ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान जो है इसको बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था, तो आप याद रखें 64 लाख रुपए खर्च हुआ था, 64 लाख। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में जो पहली लोकसभा गठित हुई थी ना, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? तो जवाब होगा 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। 17 अप्रैल 1952। लेकिन लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई, लेकिन गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 72। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो अनुच्छेद 123 में है। तो ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में
कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 123 में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है जो संविधान की आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भाषाओं की अनुसूची कौन सी है? जवाब होगा आपका 8वीं अनुसूची। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इस सूची में कितनी भाषाएं थीं? तो वो थी आपकी 14 भाषाएं। 15वीं भाषा कौन सी बनी थी? तो दोस्तों 15वीं भाषा बनी सिंधी, जिसको 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1967 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, 15वीं भाषा थी सिंधी। बाकी अलग अलग समय पे आगे पढ़ाऊंगा कभी जब आएंगे क्वेश्चन। तो आज के टाइम में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों देखो, जब भारत का संविधान लागू हुआ ना, तो शिक्षा राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने कानून बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्र का कानून भी हो सकता है और ये राज्य का कानून भी हो सकता है। तो शिक्षा वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं तो ये समवर्ती सूची अर्थात कंकरेंट लिस्ट में शामिल है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और शिक्षा के बारे में बता दूं दोस्तों, भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका समवर्ती सूची। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली, तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। 1951 आपका सही जवाब है। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रणाली हमने कहाँ से ली? आप बताएंगे, साउथ अफ्रीका से ली है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रणाली ली गई है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? जवाब होगा ऑप्शन बी, 62 वर्ष होती है। 62 वर्ष। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की आयु में रिटायर्ड होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 19, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। भारतीय संविधान का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान का रक्षक, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 20, अनुच्छेद 370 को किस वर्ष निरस्त किया गया था? तो दोस्तों, अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष प्रावधान देता था, ये 2019 में इसको खत्म कर दिया गया था। 2019। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने भाग थे, तो मूलतः 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? आंसर होगा 25 भाग हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आपका 20 प्रश्नों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न हमने शामिल किए गए थे। तो अब जो मुलाकात होगी आपसे वो अगले मॉक टेस्ट में होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपका यूपी जीके का जो सेट आज का रह गया, सेट नंबर 16, वो अपलोड करूंगा। और कल फिर मुलाकात होगी आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन के साथ में। फ्राइडे को इकोनॉमी के क्वेश्चनों का अभ्यास करवाया जाएगा आपको, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और फिर मुलाकात होती है, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।